आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया को हम सच मानकर जी रहे हैं वो सिर्फ एक पर्दा हो सकता है? एक ऐसा पर्दा जिसे बहुत करीने से हमारी आंखों के सामने बुना गया है ताकि हम उस सच को ना देख सकें जो हमें पागल कर सकता है। आज हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं। हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां तर्क खत्म हो जाते हैं और वहां से शुरू होता है शुद्ध अनसुलझा रहस्य। ये कहानी किसी एक जगह की नहीं है, बल्कि उन हजारों कड़ियों की है जिन्हें जोड़ने पर एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसे देखकर शायद आप आज रात सो ना पाएं। सोचिए, आप एक ऐसे गांव में कदम रखते हैं जहां घर तो हैं, गलियां भी हैं और चूल्हों में राख भी मौजूद है, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं है। राजस्थान की तपती गर्मी के बीच बसा कुलधरा गांव। एक ही रात में 5000 से ज्यादा लोग हवा में गायब हो गए। उन्होंने अपना सामान नहीं छोड़ा, अपनी यादें नहीं छोड़ी, बस छोड़ गए तो एक खौफनाक श्राप। आज भी जब वहां कोई रात बिताने की कोशिश करता है तो उसे एहसास होता है कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है, या फिर उस रात धरती ने अपना मुंह खोला था और उन सबको निगल लिया? वैज्ञानिक कहते हैं कि वहां भूकंप आया होगा, लेकिन इतिहास चीख चीख कर कहता है कि अगर भूकंप आता तो दीवारें गिरती, लोग नहीं। जैसे जैसे हम इस अंधेरे में और गहरे उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि रहस्य सिर्फ जमीन के नीचे नहीं, बल्कि हमारे सर के ऊपर उस अनंत आसमान में भी छिपे हैं। साल 1977 की एक रात एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जिसने विज्ञान की पूरी नींव हिला दी। उसे वाव सिग्नल कहा गया। वो कोई रैंडम शोर नहीं था, वो एक पैटर्न था, एक संदेश था जो 200 प्रकाश वर्ष दूर से आया था। 72 सेकंड तक वो सिग्नल गूंजता रहा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। क्या वो कोई भटकता हुआ एलियन जहाज था, या ब्रह्मांड के उस पार बैठा कोई जीव हमसे कह रहा था कि हम यहाँ हैं? सबसे डरावनी बात यह है कि जब हमने उसी दिशा में दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो वहां से सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा मिला, मानो किसी ने उसे जानबूझकर चुप करा दिया हो। पर रुकिए, क्या आपको लगता है कि आप अपने आप को जानते हैं? आपके शरीर के भीतर एक ब्रह्मांड है जिसे हम दिमाग कहते हैं। क्या आपने कभी डेजा वू महसूस किया है? आप किसी अजनबी गली से गुजरते हैं और अचानक रुक जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप यहाँ पहले आ चुके हैं। आप वही कपड़े पहने थे, वही हवा चल रही थी और ठीक उसी मोड़ पर वही कुत्ता भौंका था। विज्ञान कहता है कि यह दिमाग की एक छोटी सी न्यूरोलॉजिकल गलती है, लेकिन रहस्यमयी थ्योरीज कुछ और ही इशारा करती हैं। क्या होगा अगर यह गलती नहीं बल्कि एक ग्लिच है, जैसे किसी कंप्यूटर गेम में कोई फाइल करप्ट हो जाती है? क्या हम वाकई एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या हमारी यादें हमारी अपनी हैं या किसी सुपर कंप्यूटर द्वारा हमारे दिमाग में डाउनलोड की गई हैं? इतिहास के पन्नों को पलटें तो हमें एक और ऐसी घटना मिलती है जिसे डांसिंग प्लेग कहा जाता है। साल 1518, फ्रांस का एक शहर। एक महिला अचानक सड़क पर नाचने लगती है। वो थकी हुई है, उसके पैरों से खून बह रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रही। धीरे धीरे सैकड़ों लोग उसके साथ नाचने लगते हैं। वे तब तक नाचते रहे जब तक उनके दिल ने धड़कना बंद नहीं कर दिया। कोई संगीत नहीं था, कोई जश्न नहीं था, सिर्फ मौत का एक खौफनाक नाच था। इसे सामूहिक पागलपन कहा गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, वो कौन सी शक्ति थी जिसने उनके शरीर का कंट्रोल छीन लिया था? क्या कोई ऐसी ध्वनि तरंग या फ्रीक्वेंसी है जिसे अगर हम सुन लें तो हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं रहेंगे? जैसे जैसे हम अपनी इस खोज में आगे बढ़ेंगे, आप पाएंगे कि जो चीजें हमें साधारण लगती हैं, उनके पीछे कितनी गहरी साजिशें हो सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नक्शों पर कुछ जगहों को धुंधला क्यों कर दिया जाता है? एंटार्क्टिका की वो बर्फ की चादरें जिनके नीचे सैटेलाइट्स ने विशालकाय पिरामिड्स जैसी आकृतियां देखी हैं, वहां क्या छिपा है? क्या वहां कोई प्राचीन सभ्यता आज भी जीवित है, या फिर वो किसी ऐसी प्रजाति का ठिकाना है जो इंसानियत के खत्म होने का इंतजार कर रही है? आज की ये रात लंबी होने वाली है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ सतह को छुआ है। असली सस्पेंस तो उन बंद दरवाजों के पीछे है जिन्हें खोलने की हिम्मत अब तक किसी ने नहीं की। हम बात करेंगे उन किताबों की जिन्हें पढ़ने वाला इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है, और उन आवाज़ों की जो पाताल की गहराइयों से रिकॉर्ड की गई हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस सच का सामना करने के लिए जो आपकी रातों की नींद उड़ाने वाला है?
इस यात्रा का अगला पड़ाव हमें ले जाता है अथाह समंदर की उन गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है, जिसे हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं। क्या आपको पता है कि हमने चांद के बारे में उससे कहीं ज्यादा जान लिया है जितना हम अपने ही महासागरों के बारे में जानते हैं? समंदर की उस अंधी गहराई में ऐसे जीवों की आवाजें रिकॉर्ड की गई हैं जिनका आकार किसी फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा हो सकता है। साल 1997 में द ब्लूप नाम की एक आवाज सुनी गई। ये इतनी तेज थी कि इसे 5000 किलोमीटर दूर तक के सेंसर्स ने पकड़ा। वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बर्फ के फटने की आवाज हो सकती है, लेकिन उस आवाज के पैटर्न में एक जैविक लय थी, जैसे कोई विशालकाय जीव सांस ले रहा हो। क्या आज भी उन गहराइयों में मेगलोडॉन जैसे प्रागैतिहासिक राक्षस जीवित है, या फिर समंदर के नीचे कोई और ही दुनिया बसी है जिसे हम एटलांटिस कहते हैं? शायद हम जिसे सिर्फ पानी मानते हैं वो किसी दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार हो। और जब बात प्रवेश द्वार की आती है तो भारत के दक्षिण में स्थित एक ऐसा रहस्य खड़ा है जो पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों की समझ से परे है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के तहखानों में इतना सोना मिला है जिसकी कीमत दुनिया के कई छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। लेकिन असली रहस्य उस सोने में नहीं, बल्कि उस छठे दरवाजे में है जिसे वॉल्ट बी कहा जाता है। इस दरवाजे पर न कोई ताला है, न कोई कुंडी। उस पर दो विशाल नागों की आकृति बनी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसे नागपाशम मंत्र से बांधा गया है। आधुनिक विज्ञान ने इस दरवाजे को एक्सरे और सोनार से देखने की कोशिश की, लेकिन मशीनों ने काम करना बंद कर दिया। कहा जाता है कि इस दरवाजे के पीछे से आज भी तेज लहरों के टकराने की आवाजें आती हैं। क्या उस दरवाजे के पीछे कोई गुप्त समुद्री रास्ता है, या फिर वहां कुछ ऐसा कैद है जिसे बाहर आने देना इंसानियत के लिए सबसे बड़ी भूल होगी? सोचिए, अगर ये मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं बल्कि किसी प्राचीन तकनीक का हिस्सा होते तो? तमिलनाडु के तंजावुर में बना बृहदेश्वर मंदिर, इसकी चोटी पर स्थित गुंबद का वजन 80 टन है, जो एक ही पत्थर से बना है। आज से 1000 साल पहले जब कोई क्रेन नहीं थी, कोई आधुनिक मशीन नहीं थी, तब 80,000 किलो का पत्थर 200 फीट की ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया? और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दोपहर के समय भी इस गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं गिरती। क्या हमारे पूर्वजों के पास गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी को मात देने वाली कोई विद्या थी, या फिर उन्हें किसी ऐसी बाहरी सभ्यता का साथ मिला था जो पत्थरों को हवा में तैरना जानती थी? जैसे जैसे हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं, हमें समझ आता है कि इतिहास वैसा नहीं है जैसा हमें पढ़ाया गया है। इराक के मरुस्थल में एक प्राचीन वस्तु मिली जिसे बगदाद बैटरी कहा जाता है। ये 2000 साल पुरानी है, लेकिन इसमें बिजली पैदा करने की क्षमता थी। उस दौर में जब इंसान को ठीक से आग जलाना भी नहीं आता था, वे बिजली का इस्तेमाल किस लिए कर रहे थे? क्या वे प्राचीन काल में ही इंटरनेट या बल्ब का उपयोग कर रहे थे, या फिर ये किसी ऐसे ज्ञान का हिस्सा था जो समय के साथ कहीं खो गया? रहस्य की ये परतें सिर्फ निर्जीव वस्तुओं तक सीमित नहीं है, ये इंसानी अस्तित्व के साथ भी जुड़ी हैं। क्या आपने कभी रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के बारे में सुना है? भारत में शांति देवी जैसी कई घटनाएं हुई जहां एक छोटे बच्चे ने अपने पिछले जन्म के माता पिता, घर का पता और यहां तक कि अपनी मौत का सही कारण बताया, जो बाद में सच साबित हुआ। अगर मौत ही आखिरी सच है तो यादें कैसे बच जाती हैं? क्या हमारी आत्मा एक डेटा की तरह है जिसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर किया जा रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब सच है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता? यहां जन्म लेती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कहा जाता है कि दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली संस्थाएं, जिन्हें हम इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स के नाम से जानते हैं, उन्होंने सच को ताले में बंद कर रखा है। एंटार्क्टिका में जो नो फ्लाई जोन बनाए गए हैं, वहां आखिर ऐसा क्या छिपा है? क्या वहां एलियंस के साथ हमारी सरकारों का कोई गुप्त समझौता चल रहा है, या फिर वहां बर्फ के नीचे कोई ऐसा प्राचीन वायरस दबा है जो अगर बाहर आ गया तो पूरी दुनिया को एक ही झटके में खत्म कर सकता है? ये सब सुनकर शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ब्रह्मांड की विशालता के सामने हमारी समझ एक धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अभी तो हम सिर्फ उन रहस्यों की बात कर रहे हैं जो दर्ज हैं, लेकिन उन रहस्यों का क्या जो कभी सामने ही नहीं आए? उन आवाजों का क्या जो रातों को हमें सुनाई देती हैं और जिन्हें हम वहम समझकर अनसुना कर देते हैं? अपनी नसों में दौड़ते इस रोमांच को महसूस कीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं जहां समय खुद रुक जाता है और वास्तविकता अपनी परिभाषा बदल लेती है। क्या आपने कभी टाइम स्लिप के बारे में सुना है? एक ऐसा पल जहां इंसान गलती से वर्तमान को छोड़कर भविष्य या अतीत में कदम रख लेता है।
कल्पना कीजिए, कोलंबिया के घने अमेज़न जंगल के ऊपर एक छोटा सा सेस्ना प्लेन उड़ रहा था, लेकिन अचानक वो सबसे बड़े खतरे में फंस जाता है। उसका इंजन अचानक फेल हो जाता है और अब क्रैश लैंडिंग होना तय था। प्लेन में सवार थे एक माँ और उसके 4 मासूम बच्चे, जिनमें सबसे छोटा महज 11 महीने का था। क्रैश लैंडिंग में वे किसी तरह तो बच गए, लेकिन क्या ये बच्चे इस खतरनाक जंगल में जीवित रह पाएंगे या फिर अमेज़न की गहराई उन्हें हमेशा के लिए मिगल जाएगी? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि रियल घटना है। वो प्लेन क्रैश कर गया था यहाँ, हाँ, जंगलों में ज्यादातर लोग मर गए। एक 7 साल का और एक 4 साल का बच्चा बच गया। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी दुनिया भर की डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये घटना कोई ज्यादा पुरानी नहीं है। दरअसल 1 मई 2023 की सुबह कोलंबिया के कैकेटा प्रांत का आसमान साफ था। छोटे से एयर स्ट्रिप पर एक सफेद रंग का सेस्ना 206 प्लेन यात्रियों को लेकर उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। ये कोई बड़ा हवाई जहाज नहीं था, बस 6 सीटों वाला छोटा प्लेन जो अमेज़न के घने जंगलों और नदियों के ऊपर से उड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला था। लेकिन उस दिन इस प्लेन की किस्मत में मंजिल नहीं बल्कि त्रासदी लिखी थी। प्लेन में कुल 7 लोग सवार थे, पायलट, एक सह पायलट, एक माँ और उसके 4 छोटे बच्चे। सबसे बड़ी बच्ची थी 13 साल की लेस्ली, उसके बाद 9 साल की सोलेनी, फिर 4 साल का टीएन और सबसे छोटा था 11 महीने का शिशु क्रिस्टिन। ये पूरा परिवार अमेज़न के ऊपर से यात्रा कर रहा था ताकि वे अपने गंतव्य तक जल्दी पहुंच सकें। बच्चों की माँ मैग्नोलिया इस सफर को लेकर थोड़ी चिंतित थी क्योंकि मौसम का मिजाज अचानक बदलने के लिए बदनाम था। सुबह करीब 7:30 बजे प्लेन ने रनवे से उड़ान भरी। इंजन की गड़गड़ाहट धीरे धीरे आसमान में गुम हो गई और नीचे फैला हुआ हरा भरा अमेज़न जंगल बादलों की परतों के बीच से दिखने लगा। बच्चों के लिए ये किसी रोमांचक सफर जैसा था। वे खिड़की से बाहर झांकते हुए जंगल की नदियों और असीम हरियाली को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे थे। लेकिन पायलट की आंखें लगातार बदलते बादलों पर टिकी हुई थीं। कुछ देर बाद आसमान का रंग बदलने लगा। हल्के हल्के बादल अब काले और घने हो गए थे। इंजन की आवाज के बीच अचानक बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। पायलट ने कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ते जा रहे थे। बच्चों की मां ने सीट बेल्ट कसकर बांधी और अपने सबसे छोटे बेटे क्रिस्टिन को गोद में कसकर पकड़ लिया। प्लेन अब तूफान की चपेट में आ चुका था। हवा इतनी तेज थी कि प्लेन डगमगाने लगा। बारिश की बूंदें शीशे पर जोर से टकरा रही थीं और बादलों के बीच से चमकती बिजली अंधेरे को चीरकर अंदर तक डर पैदा कर रही थी। बच्चों की मासूम आंखों में अब डर झलकने लगा। लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसका खुद का दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इंजन ने अजीब सी आवाज की और प्लेन नीचे गिरने लगा। सीट बेल्ट्स खिंच गईं, लोग चीखने लगे और पूरा जहाज हवा में डगमगाता हुआ तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। अमेज़न का हरा भरा जंगल मानो अपना मुंह खोले उस छोटे प्लेन को निगलने के लिए तैयार खड़ा था। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब प्लेन धरती से टकराया तो जोरदार धमाके की गूंज चारों ओर फैल गई। घने जंगल के पेड़ों ने मानो सब कुछ निगल लिया। टूटी हुई टहनियां, धातु के टुकड़े और ईंधन की गंध पूरे इलाके में फैल चुकी थी। हवा में धुएं की तीखी महक थी और पास ही पक्षियों का शोर अचानक थम गया था, जैसे जंगल ने खुद को एक अजीब सी खामोशी में डुबो लिया हो। मलबे के बीच से बच्चों की हल्की सी चीखें सुनाई दे रही थीं। लेस्ली सबसे पहले होश में आई। उसका सिर चकरा रहा था, बदन पर खरोंचें थीं, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसके दिल को लगी थी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को एक एक करके देखा। सोलेनी और टीएन घायल तो थे मगर जिंदा थे। सबसे छोटा बच्चा नन्हा क्रिस्टिन अपनी माँ की गोद में था, लेकिन अब उसकी माँ मैग्नोलिया बिल्कुल स्थिर और ठंडी पड़ चुकी थी। उस पल लेस्ली ने समझ लिया कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। 13 साल की उस बच्ची की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने अपने छोटे भाई बहनों के सामने खुद को टूटने नहीं दिया। उस घड़ी में वो सिर्फ एक बहन नहीं बल्कि एक माँ और एक नेता बन चुकी थी। शाम होते होते अमेज़न जंगल का रंग बदल गया। सूरज की आखिरी किरणें घने पेड़ों के बीच खो गईं और अंधेरा छा गया। हवा भारी और नमी से भरी थी, जिसमें मिट्टी और जंगली पौधों की गंध घुली हुई थी।
कहीं दूर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी जानवर की गुर्राहट, कभी पक्षियों की चीख, तो कभी पत्तों की सरसराहट। बच्चों ने अपनी माँ के निर्जीव शरीर को वहीं छोड़ा और पास ही पड़े मलबे के टुकड़ों के बीच जगह बनाकर बैठ गए। लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को अपने पास सटाकर रखा। भूख और प्यास ने उन्हें कमजोर बना दिया था, लेकिन डर ने उन्हें और भी बेचैन कर दिया। पहली रात शायद सबसे कठिन थी। छोटे क्रिस्टिन की रोने की आवाज ने आसपास के अंधेरे में और भी डर भर दिया। सोलेनी बार बार माँ को पुकार रही थी, जबकि टियन कांपते हुए अपनी बहन के सीने से चिपका हुआ था। लेस्ली ने अपनी माँ से सीखी हुई बातें याद की। जंगल में अगर कभी खो जाओ तो सबसे पहले एक जगह ठहरो और घबराओ मत। उसने बच्चों को शांत करने के लिए वही शब्द दोहराए जो उसकी माँ अक्सर कहा करती थी। जंगल की उस घनी अंधेरी रात में बच्चे एक दूसरे के सहारे बैठे रहे। दूर कहीं बिजली चमक रही थी और आसमान से गिरती हल्की बारिश पत्तों पर टपक रही थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली संघर्ष तो अगले दिनों में शुरू होने वाला था, जब इन 4 छोटे बच्चों को 40 दिन तक उस रहस्यमयी और खतरनाक जंगल में जिंदा रहना था। सुबह की पहली किरणों ने अमेज़न जंगल को सुनहरी रोशनी में रंग दिया। पेड़ों की ऊंचाई इतनी थी कि सूरज की रोशनी सीधे धरती तक पहुंचने में मुश्किल महसूस करती थी। टूटा फूटा प्लेन का मलबा अब जंगल की हरियाली के बीच मानो छिपने लगा था। रात का खौफ तो बीत चुका था, लेकिन भूख और प्यास ने बच्चों के लिए नए डर पैदा कर दिए थे। लेस्ली, जो सिर्फ 13 साल की थी, अब इस छोटे से समूह की नेता बन चुकी थी। उसने अपने आंसुओं को दबा लिया और फैसला किया कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई बहनों को शांत किया और उन्हें बताया कि वे सब मिलकर इस मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। प्लेन के मलबे में खोजबीन करते हुए उन्हें कुछ चीजें मिली। थोड़ा सा कसावा आटा, जो एक तरह का सूखा आटा होता है, और कुछ टूटी फूटी बोतलें। ये उनके लिए जीवन दान जैसा था। लेस्ली ने आटे को सावधानी से बांटकर अपने भाई बहनों को खिलाया। खाने का स्वाद फीका और सूखा था, लेकिन वो उनके पेट में थोड़ी ताकत भरने के लिए काफी था। लेस्ली को अपनी माँ की बातें याद थीं। उनकी माँ, जो एक आदिवासी समुदाय से थीं, अक्सर बच्चों को सिखाती थीं कि जंगल में कैसे जिंदा रहा जा सकता है। लेस्ली ने वही ज्ञान अब इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने आसपास के पेड़ों और पौधों को ध्यान से देखना शुरू किया। कौन सा फल सुरक्षित है, कौन सा जहरीला। उसने बच्चों को समझाया कि उन्हें किसी भी अनजान चीज को नहीं खाना है। छोटा क्रिस्टिन बार बार रोता रहा, लेकिन लेस्ली ने उसे गोद में लेकर शांत किया। उसने पत्तों से एक अस्थायी झोपड़ी जैसी जगह बनाई ताकि बारिश से बचा जा सके। 9 साल की सोलेनी ने अपनी बहन की मदद की, जबकि 4 साल का टियन मासूमियत से बस सब कुछ देखता रहा। दिन भर बच्चे इधर उधर पानी की तलाश में घूमते रहे। आखिरकार उन्हें पास ही एक छोटी धारा मिल गई। उस बहते पानी ने उन्हें नई उम्मीद दी। प्यास बुझते ही बच्चों को ऐसा लगा जैसे उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो गई हो। लेकिन जंगल में हर कदम पर खतरा था। पत्तों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की आवाजें और पेड़ों के बीच से झांकती अजीब परछाइयां उन्हें बार बार डराती रहीं। फिर भी लेस्ली ने अपने छोटे भाई बहनों को हिम्मत दी। उसने कहा, माँ चाहती कि हम हार न माने। अगर हम साथ रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। उस दिन बच्चों ने सीखा कि जंगल उनका दुश्मन नहीं, बल्कि वही उनका इम्तिहान है। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, क्योंकि आगे उन्हें अमेज़न के सबसे बड़े खतरों का सामना करना था। दिन बीतते जा रहे थे और अमेज़न जंगल अब बच्चों के लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। चारों ओर फैली हरियाली देखने में भले ही सुंदर लग रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपे खतरे हर पल उनका पीछा कर रहे थे। दिन में सूरज की किरणें मुश्किल से घने पेड़ों के बीच से जमीन तक पहुंचती और रात होते ही अंधेरा इतना गहरा हो जाता मानो पूरी दुनिया ने अपनी आंखें बंद कर ली हो। इस घुप अंधेरे में दूर से आती जानवरों की गुर्राहट, कीड़ों की आवाजें और अचानक हिलती टहनियां बच्चों के दिलों की धड़कनें तेज कर देती थीं। सबसे बड़ा खतरा था जहरीले सांप और कीड़े। जरा सी लापरवाही उनकी जान ले सकती थी। लेस्ली ने अपने भाई बहनों को समझाया कि वे कभी भी घास या झाड़ियों में ना बैठें। उसने पत्तों से छोटी सी जगह बनाई ताकि वे रात को उसमें सो सकें और जमीन पर सीधे लेटने से बचें। भूख उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। कसावा आटा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेस्ली ने सुरक्षित फलों और पौधों को पहचानकर इकट्ठा करना शुरू किया। कभी उन्हें खट्टे मीठे जंगली फल मिल जाते तो कभी सिर्फ पत्तों का रस चूसकर काम चलाना पड़ता। छोटे बच्चे बार बार रोते, लेकिन लेस्ली उन्हें हिम्मत देती। देखो, हम सब साथ हैं, हमें बस थोड़ा और सहना है। बारिश भी उनके लिए बड़ी मुश्किल थी। अमेज़न का मौसम बेहद अनिश्चित था।
कभी तेज धूप तो कभी मूसलाधार बारिश। बारिश में भीगने से उनका शरीर ठंडा पड़ जाता और छोटे क्रिस्टन को बार बार बुखार जैसा महसूस होता। लेस्ली और सोलेनी ने बड़े पत्तों से अस्थायी छत बनाई ताकि वे अपने छोटे भाइयों को बचा सकें। लेकिन जंगल सिर्फ मौसम या भूख से खतरनाक नहीं था, वहाँ जंगली जानवर भी थे, जगुआर, बंदर और अजीब सी आवाजें करने वाले पक्षी। रात में जब झाड़ियों में अचानक हरकत होती तो बच्चों की सांसें थम जाती। वे एक दूसरे से लिपटकर आंखें बंद कर लेते और प्रार्थना करते कि वो आवाज सिर्फ हवा या कोई छोटा जानवर हो। थकान और डर के बावजूद लेस्ली ने हार नहीं मानी। उसने अपने छोटे भाई बहनों को हर रोज नया भरोसा दिया। कभी वो उन्हें कहानी सुनाती, कभी माँ की बातें याद दिलाती। ये सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि हिम्मत और उम्मीद की लड़ाई थी। दिन गुजरते गए और बच्चे अमेज़न के रहस्यमयी माहौल में ढलने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके परिवार को खोजने वाली टीम भी उसी जंगल में भटक रही है और ये तलाश अब तक नाकाम रही है। प्लेन के क्रैश होने के बाद कोलंबिया सरकार ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सेना, पुलिस और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोग मिलकर जंगल की खाक छानने लगे। ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाए गए, नीचे जमीन पर खोजी कुत्ते छोड़े गए। घना जंगल इतना विशाल और जटिल था कि हर कदम पर नई रुकावट आती। आसमान से ऊपर से देखने पर यह जगह एक अनंत हरी चादर जैसी लगती थी, जिसमें किसी इंसान का निशान मिलना लगभग नामुमकिन था। हेलीकॉप्टर जब बच्चों के ऊपर से गुजरते तो उनका शोर पेड़ों की घनी परतों में दबकर रह जाता। नीचे बैठे बच्चे उस आवाज को सुनते, लेकिन बाहर से कोई उन्हें देख नहीं पाता। कई बार लेस्ली ने आसमान की तरफ हाथ हिलाया, उम्मीद की कि कोई उन्हें देख लेगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। उधर रेस्क्यू टीम को प्लेन का मलबा तो मिल गया था, लेकिन जब उन्हें अंदर मृत पायलट और माँ का शव मिला तो ये मान लिया गया कि शायद कोई जीवित नहीं बचा होगा। मगर बच्चों के परिवार और कुछ आदिवासी लोगों को विश्वास था कि वे जिंदा हैं। दिन गुजरते गए और ये खोज अभियान और भी कठिन हो गया। बारिश ने रास्तों को कीचड़ में बदल दिया था। हर तरफ सिर्फ हरियाली और घना अंधेरा, मगर बच्चों के छोटे छोटे निशान उम्मीद की किरण बन गए। कभी कोई आधा खाया हुआ फल, कभी छोटे पैरों के निशान, कभी फेंकी हुई कपड़े की पट्टी। ये सब इशारा कर रहे थे कि कहीं न कहीं वे अभी भी जिंदा हैं। उधर बच्चों की हालत भी बिगड़ती जा रही थी। भूख ने उन्हें कमजोर कर दिया था। छोटे क्रिस्टन को बार बार रोना आता, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। 9 साल की सोलेनी और 4 साल का टियन धीरे धीरे चुप रहने लगे, मानो उनकी मासूमियत भी इस जंगल की खामोशी में गुम हो रही हो। लेकिन लेस्ली अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपने भाई बहनों से कहा, याद रखो, माँ हमेशा कहती थी कि जंगल हमारा दुश्मन नहीं, बस एक परीक्षा है। हमें ये परीक्षा पास करनी है। 40 दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी भूख ने तो कभी डर ने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 4 छोटे बच्चे अपने साहस और उम्मीद के बल पर मौत की इस घड़ी में भी जिंदा रहे। रेस्क्यू टीम भी लगातार जंगल की भूल भुलैया में उनका पीछा कर रही थी। सवाल यही था, क्या वे सही समय पर इन बच्चों तक पहुंच पाएंगे? अमेज़न जंगल की गहराइयों में 40 दिनों तक चली ये कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। बच्चों के परिवार वाले, सेना और स्थानीय लोग सब मिलकर तलाश अभियान में दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जंगल इतना विशाल था कि ये मिशन मानो असंभव हो चुका था। फिर भी किसी ने हार नहीं मानी। हर आवाज, हर टहनी की खड़खड़ाहट, हर पक्षी की पुकार, सब उनके लिए उम्मीद का संकेत थी। आखिरकार खोजी दल को जंगल के बीचों बीच एक ऐसा स्थान मिला जहां टूटी टहनियों और बच्चों के पैरों के निशान दिखाई दिए। सैनिकों ने सावधानी से उस दिशा में कदम बढ़ाए और अचानक उनकी नजर पड़ी। वहां 4 बच्चे थे। उनके शरीर बेहद कमजोर हो चुके थे, कपड़े फटे पुराने थे, चेहरों पर भूख और थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी एक जिंदा रहने की चमक थी। सबसे बड़ा बच्चा, 13 साल की बड़ी बहन अपने छोटे भाई बहनों को बाहों में समेटे खड़ी थी। उसने हिम्मत नहीं छोड़ी थी और उसी की समझदारी ने तीनों छोटे बच्चों को जिंदा रखा। ये दृश्य देखकर सैनिकों की आंखों में भी आंसू आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने कठिन हालात में ये मासूम जिंदा मिलेंगे। रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें खाना पानी दिया और मेडिकल मदद पहुंचाई। बच्चों को स्ट्रेचर पर उठाकर जंगल से बाहर लाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पूरी दुनिया इस घटना को देखकर दंग रह गई। 4 छोटे बच्चे बिना किसी बड़े के सहारे दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में 40 दिन तक जीवित रहे। इन बच्चों की कहानी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं थी, बल्कि ये मानव हिम्मत और उम्मीद का प्रतीक बन गई। दुनिया ने इसे जंगल का चमत्कार नाम दिया।
लोग हैरान थे कि इतने छोटे बच्चों ने कैसे जहरीले सांप, खतरनाक जानवर, बारिश और भूख से लड़ते हुए जीवन की डोर थामे रखी। बाद में ये भी सामने आया कि उनकी दादी और उनकी जनजाति ने उन्हें बचपन से ही जंगल के पेड़ पौधों और खाने योग्य चीजों के बारे में सिखाया था। यही ज्ञान उन्हें जिंदा रहने में मददगार साबित हुआ। इसने ये साबित कर दिया कि पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति की समझ जीवन बचाने में कितनी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी किसी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो इंसान की तरह चलता है, या किसी ऐसे पेड़ के बारे में जो खून बहाता है? एक पेड़ जो कैदियों की आत्माओं को आज भी अपने भीतर कैद किए बैठा है, और एक ऐसा भी जो उल्टा उगा हुआ लगता है, जैसे किसी ने उसे जमीन में जबरदस्ती ठोंक दिया हो। धरती पर ऐसे पेड़ मौजूद हैं जो प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं, जो विज्ञान की समझ से परे हैं, और जिनके चारों ओर सदियों पुराने रहस्यों की कहानियां घूमती रहती हैं। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे उन पेड़ों के बीच जो सिर्फ जिंदा नहीं हैं बल्कि जीवित रहस्य हैं। नंबर 1, द बाओबाब ट्री, मेडागास्कर, अफ्रीका। अफ्रीका के विशाल मैदानों में जहां सूरज आग उगलता है और जमीन महीनों तक प्यास से फटी रहती है, वहां खड़ा है एक ऐसा पेड़ जो समय से भी पुराना लगता है। एक ऐसा पेड़ जिसकी शक्ल देखकर लगता है मानो किसी ने उसे उल्टा रोप दिया हो। इसका नाम है बाओबाब ट्री, जिसे लोग प्यार से अपसाइड डाउन ट्री कहते हैं। इस पेड़ का तना इतना मोटा होता है कि उसमें हजारों लीटर पानी जमा हो सकता है, इतना कि एक छोटे से गांव की पूरी गर्मी की प्यास बुझा दे। शुष्क मौसम में जब बाकी पेड़ सूख जाते हैं, तब भी बाओबाब गर्व से खड़ा रहता है, अपनी मोटी छाल और भीतर छुपे जल के भंडार के सहारे। इसीलिए स्थानीय लोग इसे ट्री ऑफ लाइफ यानी जीवन का पेड़ कहते हैं। लेकिन अफ्रीका की धरती पर इसकी एक और पहचान है, रहस्य और आत्माओं का प्रतीक। कई जनजातियों का मानना है कि इस पेड़ में उनके पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। दिन के उजाले में यह पेड़ जीवन देता है, पर रात ढलते ही यह आत्माओं का घर बन जाता है। कहते हैं जब हवा इसकी टेढ़ी मेढ़ी डालियों से गुजरती है तो वह कोई साधारण सरसराहट नहीं होती है, वह पूर्वजों की फुसफुसाहट होती है जो अपने वंशजों से बात करती हैं। कई ग्रामीण अब भी मानते हैं कि रात के समय बाओबाब के पास जाना वर्जित है, क्योंकि उस समय उसकी आत्माएं जागती हैं और जो भी उनके शांत विश्राम में खलल डालता है वो हमेशा के लिए उनका हिस्सा बन जाता है। विज्ञान इसे नेचर्स वाटर टैंक कहता है, पर स्थानीय लोग जानते हैं ये सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि धरती, जीवन और मृत्यु के बीच का पुल है। एक मौन प्रहरी जो सदियों से इंसान और आत्मा दोनों की कहानी कह रहा है। नंबर 2, द वॉकिंग ट्री, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कहते हैं अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसा पेड़ भी है जो चल सकता है। हाँ, आपने सही सुना, एक चलने वाला पेड़। इसका नाम है वॉकिंग पाल्म ट्री, या वैज्ञानिक भाषा में सोक्रेटिया एक्सोरिजा। लोगों का मानना है कि यह पेड़ अपनी जड़ों को धीरे धीरे एक दिशा में फैलाकर अपनी जगह बदल लेता है। हर साल करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक आगे बढ़ता है, जैसे कोई धीमी चाल वाला यात्री। पर सवाल ये है, एक पेड़ चल कैसे सकता है? दरअसल अमेज़न के जंगलों की जमीन बहुत अस्थिर होती है। यहाँ पेड़ों को अक्सर धूप पाने या मिट्टी में टिके रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वॉकिंग पाम ट्री की जड़ें साधारण नहीं हैं। ये जमीन के ऊपर फैली हुई लंबी, पतली और तिरछी स्टिल्ट रूट्स होती हैं। जब पेड़ के नीचे की मिट्टी कटने लगती है तो वो दूसरी दिशा में नई जड़ें उगाना शुरू कर देता है और पुरानी जड़ें धीरे धीरे सूख जाती हैं। इस तरह साल भर में पेड़ कुछ सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है। लेकिन स्थानीय जनजातियां इसे सिर्फ एक जीव वैज्ञानिक चमत्कार नहीं मानती। उनका विश्वास है कि इस पेड़ में जंगल की आत्मा बसती है, जो तब चलती है जब जंगल पर कोई संकट आता है, कभी रोशनी की तलाश में तो कभी किसी अंधकार से दूर जाने के लिए। नंबर 3, द ट्री दैट ब्लीड्स, सोकोट्रा आइलैंड। अगर आप यमन के सोकोट्रा द्वीप पर पहुंच जाएं तो वहां का नजारा किसी दूसरी दुनिया से आया लगता है। नीले आसमान के नीचे सूखी जमीन पर उगते हैं अजीब छतरी जैसे पेड़, जो ऐसे दिखते हैं मानो किसी एलियन ग्रह की जंगल से निकलकर धरती पर आ गए हों। इन्हीं में से एक है रहस्यमयी ड्रैगन ब्लड ट्री, और जब आप इसकी छाल पर हल्की सी चोट लगाते हैं तो इस पेड़ से गाढ़ा लाल रस बहने लगता है।
इतना गहरा कि लगता है मानो पेड़ से खून टपक रहा हो। यही कारण है कि सदियों पहले लोगों ने इसे ड्रैगन ब्लड कहा और मान लिया कि इसके भीतर किसी पौराणिक अजगर की आत्मा कैद है। प्राचीन सभ्यताएं मानती थी कि इसका लाल रस जादू, चिकित्सा और अनुष्ठानों में शक्ति देता है। मिस्र में इसे लाइफ एलिक्सर यानी अमृता का अमृत कहा जाता था, तो वहीं रोमन और ग्रीक समाज इसे सुरक्षा और तंत्र मंत्र के लिए उपयोग करते थे। कई योद्धा युद्ध पर जाने से पहले अपने हथियारों पर ड्रैगन ब्लड का लेप लगाते थे, यह मानकर कि इससे उन्हें अदृश्य शक्ति मिलेगी। लेकिन रहस्य सिर्फ इसके रस तक सीमित नहीं है। ड्रैगन ब्लड ट्री की आकृति इतनी विचित्र है। इसकी शाखाएं ऊपर की ओर फैली होती हैं, मानो आसमान को थामे हुए हों, और पत्तियां केवल ऊपरी छोर पर होती हैं, जिससे यह दूर से किसी उलटी छतरी या एलियन संरचना जैसा दिखाई देता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पेड़ अपने खास आकार की वजह से पानी को अंदर जमा करने और वाष्पीकरण रोकने की क्षमता रखता है, यानी यह अपनी ही तरह का एक जीवित इकोसिस्टम है। नंबर 4, द बोआ प्रिजन ट्री, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के सुदूर इलाके में डर्बी नाम का एक छोटा सा कस्बा है, जहां की तपती हवा, लाल मिट्टी और सूनी सड़कें अतीत की किसी भूली हुई कहानी को संजोए हुए हैं। यहीं खड़ा है एक पेड़ जो जितना विशाल है उतना ही भयावह। लोग इसे बॉब प्रिजन ट्री कहते हैं। पहली नजर में यह पेड़ किसी पुराने दानव की तरह दिखता है। इसका तना मोटा, गोल और भीतर से पूरी तरह खोखला होता है। पर असली हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि कभी यह पेड़ एक जेल हुआ करता था। 19वीं सदी में जब यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने इस इलाके पर कब्जा किया, तो उन्होंने स्थानीय आदिवासियों को पकड़कर शहर के जेलों तक पहुंचाने से पहले यहीं बंद किया जाता था। पेड़ के भीतर इतना विशाल स्थान था कि उसमें कई कैदी एक साथ ठूंस दिए जाते थे, बिना हवा, बिना रोशनी और बिना किसी उम्मीद के। पेड़ का यह खोखला हिस्सा उस वक्त मानव पीड़ा और क्रूरता का प्रतीक बन गया था। आज यह जगह पर्यटकों के लिए हेरिटेज साइट है, लेकिन रात के समय यहाँ कोई रुकना पसंद नहीं करता। कहते हैं जब अंधेरा घिरता है और हवा इन शाखाओं से टकराती है, तो पेड़ के भीतर से कराहने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई अब भी मुक्ति की भीख मांग रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पेड़ में उन कैदियों की आत्माएं अब भी कैद हैं, जो कभी इस पेड़ के भीतर सड़ते रहे और वहीं दम तोड़ दिया। कभी कभी रात में कोई साया इसके चारों ओर घूमता दिख जाता है और तब हवा ठंडी पड़ जाती है। बोआ प्रिजन ट्री आज भी खड़ा है, एक जीवित साक्षी की तरह, जिसने इंसानियत का सबसे काला चेहरा देखा है। नंबर 5, द कैनन बॉल ट्री, साउथ अमेरिका, इंडिया। अगर आप किसी शांत बगीचे में टहल रहे हों और अचानक आपके सिर के ऊपर से तोप के गोले जैसे बड़े बड़े फल लटकते दिखें, तो चौंकिए मत। आप खड़े हैं कैनन बॉल ट्री के नीचे। दक्षिण अमेरिका से लेकर भारत तक पाया जाने वाला ये पेड़ जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और विरोधाभासी। इसके तने से सीधे गोल भारी भरकम फल निकलते हैं, जो सचमुच तोप के गोलों जैसे दिखते हैं। इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए तो जान भी जा सकती है। पर असली रहस्य इनकी शक्ल में नहीं, इनकी गंध में छिपा है। जब ये फल पकते हैं तो इनमें से निकलती है एक तीखी सड़ी हुई मांस जैसी गंध, जिससे कई लोग पास तक नहीं जा पाते। लेकिन यही पेड़, जो अपने अजीब फलों और बदबू के लिए जाना जाता है, भारत में पवित्र माना जाता है। हिंदू परंपरा में कैनन बॉल ट्री को भगवान शिव का पवित्र वृक्ष कहा गया है। इसके फूलों की आकृति ऐसी होती है कि देखने वाले को शिवलिंग के ऊपर नाग के फन जैसी छवि दिखाई देती है। इसी कारण इसे कई जगहों पर शिव वृक्ष भी कहा जाता है। इसके फूलों की खुशबू भले हल्की हो, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। भारत के कई मंदिरों में कैनन बॉल ट्री के फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं और इसे धार्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान कहता है कि ये गंध कुछ विशेष कीटों को आकर्षित करने के लिए होती है, जो इसके परागण में मदद करते हैं। नंबर 6, द रेनबो यूकेलिप्टस, फिलीपींस। अगर कोई आपसे कहे कि एक पेड़ ऐसा है जो इंद्रधनुष के सारे रंग पहनता है, तो शायद आप उसे कोई जादुई कहानी समझेंगे, लेकिन ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। फिलीपींस
इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी के उष्णकटिबंधीय जंगलों में खड़ा है। द रेनबो यूकलिप्टस एक ऐसा पेड़ जो सच में धरती का पेंटिंग कैनवास लगता है। इसकी सबसे रहस्यमयी खूबी है इसकी छाल, जो हर कुछ महीनों में परत दर परत झड़ती है। जब नई छाल उभरती है तो वो चमकदार हरे रंग की होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसका रंग बदलता चला जाता है। नीले से बैंगनी, बैंगनी से नारंगी और फिर गहरे लाल रंग में बदल जाता है। और जब इन सब रंगों की परतें एक साथ दिखती हैं तो ऐसा लगता है मानो किसी ने ब्रश लेकर पेड़ के तने पर पूरा इंद्रधनुष पेंट कर दिया हो। बारिश की हल्की फुहारों में जब सूरज की किरणें इस पेड़ पर पड़ती हैं तो इसका तना चमकने लगता है, मानो किसी जीवित पेंटिंग में जान आ गई हो। स्थानीय लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं और कई जगह इसे स्पिरिट ट्री भी कहा जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये रंग इसके बार्क रिजनरेशन साइकिल के कारण आते हैं, लेकिन कलाकारों और यात्रियों के लिए ये पेड़ सिर्फ एक बॉटनिकल वंडर नहीं बल्कि धरती की आत्मा की कलाकारी है। नंबर 7, द क्रुकेड एस्पेन, यूएसए। कहते हैं कुछ रहस्य इतने शांत होते हैं कि वे हमें अपनी मौजूदगी का एहसास भी नहीं होने देते। अमेरिका के यूटा राज्य में ऐसा ही एक रहस्य सांस ले रहा है। एक ऐसा जीव जो दिखने में जंगल लगता है लेकिन असल में वो सिर्फ एक पेड़ है। ये है द पैंडो ट्री, जिसे द ट्रेम्बलिंग जायंट भी कहा जाता है। पहली नजर में आपको यहाँ हजारों पेड़ दिखाई देंगे, करीब 47,000 तने जो हवा के झोंकों में एक साथ लहराते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हर वो तना, हर वो शाख, सब एक ही रूट सिस्टम, एक ही डीएनए और एक ही जीव से जुड़े हैं। यानी ये पूरा जंगल असल में एक ही पेड़ का विस्तार है, धरती का सबसे पुराना और विशाल जीवित ऑर्गेनिज्म। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये पेड़ 80,000 साल पुराना हो सकता है। मतलब जब इंसान ने अभी आग जलाना सीखा भी नहीं था तब ये पेड़ पहले से ही यहाँ था। वो कहते हैं अगर धरती की आत्मा का कोई रूप होता तो शायद वो पैंडो ट्री ही होती, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि समय का जीवित साक्षी है जिसने आइस एज सभ्यताओं का जन्म और आधुनिक दुनिया का उदय सब देखा है। आज वैज्ञानिक इसे अर्थ्स लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि ये जंगल धरती की स्मृति है, जहां हर पत्ता, हर सरसराहट किसी भूले हुए युग की कहानी सुनाती है। नंबर 8, द कैननबॉल कापॉक ट्री, अमेज़न बेसिन। रात के सन्नाटे में जब अमेज़न के जंगलों में हर दिशा से सिर्फ झींगुरों की आवाज और अनदेखे जीवों की हलचल सुनाई देती है, वहां एक जगह है जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वहां खड़ा है एक ऐसा पेड़ जो देवताओं का घर कहा जाता है। यह है द कैननबॉल कापॉक ट्री, एक ऐसा दैत्याकार पेड़ जो इतना ऊंचा है कि उसकी शाखाएं बादलों को छूती है और जिसकी जड़ें धरती के भीतर ऐसे फैली हैं मानो वो खुद जीवन की नसें हों। अमेज़न की प्राचीन जनजातियां इसे ट्री ऑफ द गॉड्स कहती हैं। उनका मानना है कि इसके नीचे मृत आत्माएं विश्राम करती हैं और रात के समय इसकी जड़ों से फुसफुसाहटें आती हैं, मानो आत्माएं अब भी वहां मौजूद हों। जनजातियों के लोग कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इस पेड़ के पास रात में गया तो वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आता। लेकिन यहाँ रहस्य सिर्फ लोक कथाओं तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पेड़ अपनी जड़ों के जरिए इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता है, एक ऐसा फिनोमेनॉन जो पेड़ों की दुनिया में बेहद दुर्लभ है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि यह पेड़ अपने आसपास के पौधों से संवाद करता है, उन्हें खतरे या मौसम में बदलाव की चेतावनी तक देता है। इसकी विशाल शाखाएं अनगिनत जीवों का घर हैं, बंदर, पक्षी, सांप और अनदेखे कीट सभी इस पर आश्रित हैं। और जब हवा इसकी पत्तियों से टकराती है तो एक गूंज उठती है जो पूरी घाटी में फैल जाती है, जैसे धरती खुद कोई प्राचीन गीत गा रही हो। नंबर 9, द बनियान ट्री ऑफ कोलकाता। कहते हैं कुछ पेड़ सिर्फ जिंदा नहीं होते, वो जीवन की परिभाषा बदल देते हैं। कोलकाता के दिल में जहां इंसानों की दुनिया खत्म होती है, वहां शुरू होता है एक ऐसा संसार जहां हर जड़, हर शाख और हर सरसरा